हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मोबिलाइजेशन के बारे में। मोबिलाइजेशन की जो सीरीज है वो स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे मोबिलाइजेशन होता क्या है, कितने टाइप्स की मोबिलाइजेशन होती है, क्या क्या मोबिलाइजेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या इंडिकेशन होते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं और कुछ की टर्म्स जो आपको हेल्प करेंगी मोबिलाइजेशन टेक्निक में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। इस मोबिलाइजेशन की सीरीज में आपको हर जॉइंट की मोबिलाइजेशन पता लगेगी कि हम कैसे करेंगे और मोबिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में पता लगेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन क्या होता है कि एक मैनुअल थेरेपी मतलब जो थेरेपिस्ट है वो अपने हाथों से करवाता है पेशेंट को एक्सरसाइजेस वगैरह या कोई भी टेक्निक अप्लाई करता है तो उसे हम मैनुअल थेरेपी कहते हैं, मतलब अपने बाय हैंड से यूज करता है। तो मैनुअल थेरेपी की मोबिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या करता है, पेशेंट जो होता है, जो थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट के ऊपर जो है वो एक पैसिव मूवमेंट्स, ऑसिलेटरी जेंटल मूवमेंट्स को अप्लाई करता है, उसी को हम मोबिलाइजेशन कहते हैं। मोबिलाइजेशन जो है एडहेशंस को ब्रेक करने के लिए, रेंज को बढ़ाने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने जो बताया आपको फिर से बताती हूँ। मोबिलाइजेशन क्या था, हमारी एक पैसिव मूवमेंट्स थी मैनुअल थेरेपी की, जिसमें जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट पे अप्लाई करता है पैसिव मूवमेंट जो कि जेंटल होती हैं, ऑसिलेटरी मूवमेंट्स करता है। इसलिए यूज होता है इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, कोई ज्वाइंट स्टिफ हो गया है उसको बढ़ाने के लिए, पेन को डिक्रीज करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। चलिए अब ये मोबिलाइजेशन क्लियर हो गया आपको। हम आगे बात करते हैं मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स जो है किस किसने दी थी और कितने टाइप्स की होती हैं इसकी टेक्निक्स। तो जनरली 4 टाइप्स की टेक्निक है इसकी, लेकिन जो मेटलैंड जो फर्स्ट टेक्निक है वो ज्यादातर यूज होती है हमारी फिजिकल थेरेपी में। तो कौन कौन सी टेक्निक्स है उसके बारे में बात करते हैं। मोबिलाइजेशन जनरली मैंने बताया कि 4 टाइप्स की हैं। 4 टाइप में जो सबसे फर्स्ट है वो है हमारी मेटलैंड की, दूसरी थी कार्टर बोन की, तीसरी थी हमारी मूलेगन टेक्निक, और जो फोर्थ है वो है हमारी मैकेंजी। ज्यादातर जो यूज होती है वो है हमारी मेटलैंड की। तो मेटलैंड की टेक्निक, अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, चारों के अलग अलग। ज्यादातर हम सबके बारे में बात नहीं करते हैं इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटलैंड मोबिलाइजेशन के बारे में। मेटलैंड मोबिलाइजेशन जो था, ये मेटलैंड, जेफरी मेटलैंड नाम का एक जो था रिसर्चर, उसने क्या किया कि पेशेंट पे अप्लाई किया कुछ जेंटल ऑसिलेटरी टेक्निक्स। इसके डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स उसने पेशेंट पे अप्लाई किए, जिससे उसने देखा कि जो ज्वाइंट है उसके एडहेशन ब्रेक हो गए हैं, ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है और उसका पेन रिड्यूस हो गया है। तो उसने जो भी मूवमेंट्स दी थी उसको एक ग्रेड वाइज डिवाइड कर दिया। उस ग्रेड के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटलैंड के ग्रेडिंग स्केल के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं, तो जब सबसे पहला जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड एंड फिफ्थ, 5 ग्रेड्स में डिवाइड किया था मेटलैंड ने इसे। तो जो फर्स्ट ग्रेड था ना, उसमें क्या था कि उसने जेंटल ऑसिलेटरी बिगिनिंग ऑफ रेंज ऑफ मोशन में दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलो कि पेशेंट का एडहेशन जो था वो उसके 70 डिग्री फ्लेक्शन में मिल गया या फिर 90 डिग्री फ्लेक्शन में मिल गया। तो जहां से वो ऑसिलेटरी मूवमेंट देना स्टार्ट करेगा पेशेंट को, जहां से मोबिलाइजेशन स्टार्ट करेगा, उसी को उसने बोला कि बिगिनिंग रेंज ऑफ मोशन पे वो स्टार्ट करेगा। तो उसी को उसने ग्रेड फर्स्ट कहा। ग्रेड फर्स्ट में क्या उसने बोला कि ग्रेड फर्स्ट और जो सेकंड है वो पेन को रिडक्शन करने में हेल्प करेगा।
क्यों? क्योंकि ये जो होता है, जो ग्रेड फर्स्ट होता है, ये स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है, कम फोर्स लगता है इसमें। जो सेकंड था वो था लार्ज एम्पलीट्यूड, सेम जेंटल ऑसिलेटरी मूवमेंट्स देगा, लेकिन यहाँ पे बिगिनिंग पे स्टार्ट कर दिया था उसने। अब बिगिनिंग मतलब ये इसकी रेंज आई थी किसी पेशेंट की, वहां से उसने मोबिलाइजेशन स्टार्ट किया, जहां से उसका पेन रिडक्शन होना स्टार्ट हुआ। अब अवेलेबल रेंज पे पहुंचेगा। अवेलेबल रेंज का मतलब क्या है कि जितनी पेशेंट की रेंज जो थी वो अवेलेबल थी, मान के चलो कि एल्बो की फ्लेक्शन जो है यहाँ तक अवेलेबल है, तो इस रेंज तक ही पेशेंट जो थेरेपिस्ट है वो मोबिलाइजेशन देगा, इसी के अंडर में देगा। इससे इस बैरियर को वो क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन लार्ज एम्पलीट्यूड में देगा। यही फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस था, जो कि दोनों यूज होते हैं पेन रिडक्शन के लिए। अब थर्ड बात करते हैं हम। थर्ड जो था हमारा, ये भी लार्ज एम्पलीट्यूड में ही था, लार्ज एम्पलीट्यूड में आके, लेकिन जैसे पहले बात की हम कि बिगनिंग में, दूसरा था हमारा अवेलेबल रेंज में, तीसरा क्या हो जाता है हमारा, जहां पे उसे रेस्ट्रिक्शन बैरियर फील हो जाता है, उसको क्रॉस कर देता है। मान के चलो कि यहाँ पे हमें बैरियर फील हो गया था अवेलेबल रेंज में, अब इसको वो क्रॉस कर देगा। क्रॉस करके जब क्रॉस हो जाएगा, मान के चलो मोबिलाइजेशन दिया उसने, तो क्या होगा कि जो एडहेशंस हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। एडहेशंस ब्रेक होंगे तो इंक्रीज क्या होगा हमारा, रेंज ऑफ मोशन। ये जो था थर्ड ग्रेड, ये हमारा किस लिए था, रेंज को बढ़ाने के लिए। एग्जांपल से समझाती हूँ कि सबसे पहले पेशेंट का था बिगिनिंग पे 70 डिग्री, देन पेशेंट को उसने मोबिलाइज किया, देन वो पहुंचा अवेलेबल रेंज तक। अवेलेबल रेंज को मेंटेन करते हुए जब उसने देखा पेशेंट का पेन जो है रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया है, देन एडहेशंस को ब्रेक करने के लिए जैसे जैसे गोल ओरिएंटेड है, जैसे जैसे गोल हमारे चेंज होते गए। सबसे पहले पेशेंट का गोल था कि मेरा पेन कम हो जाए, सेकंड है कि अब मेरा हाथ पूरा ऊपर उठने लग जाए, स्टिफनेस है मेरे जॉइंट में, तो उसको ब्रेक करने के लिए ग्रेड 3 यूज किया गया। अब यहाँ पे जो हमें रिस्ट्रिक्शन है उसको हमने क्रॉस कर दिया। जो लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है जो ग्रेड 4, वो क्या होता है, जैसे ये भी लार्ज एम्पलीट्यूड में ही होता है, सेम जेंटल ऑसिलेटरी मूवमेंट्स होती हैं रिस्ट्रिक्शन के पास पहुंच के। जो लास्ट होता है, जो सेकंड लास्ट था फोर्थ ग्रेड, ये क्या होता है हमारा, स्मॉल एम्पलीट्यूड, जो हमारा एनाटॉमिकल रेंज मिल जाती है ना, एनाटॉमिकल जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हमें मिल जाती है, जहाँ पे मान के चलो कि मेरा जो हैंड है वो 90 डिग्री टू 180 डिग्री जा रहा है, तो ये मेरा एनाटॉमिकल रिस्ट्रिक्शन आ गई वहां पे, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए ग्रेड 4 का यूज किया जाता है। ग्रेड 4 का यूज करके हम स्मॉल एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑसिलेशन देते हैं, देन हमारा जो बैरियर था उसको क्रॉस कर देते हैं। जो ग्रेड 3 और 4 दोनों ही रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। अब जो हमारा लास्ट है फिफ्थ ग्रेड, ये क्या होता है, मैनिपुलेटिव होता है। मैनिपुलेशन करते हैं इसमें, या फिर हाई वेलोसिटी थ्रस्ट देते हैं। हाई वेलोसिटी थ्रस्ट का मतलब क्या है कि जो हमारी एनाटॉमिकल रेंज, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने मान के चलो कि पेशेंट फ्रोजन शोल्डर का आया, हमने उसकी मोबिलाइजेशन टेक्निक यूज की, उसका कंधा खोल दिया, लेकिन शोल्डर की लास्ट मूवमेंट जो है वो थोड़ी बहुत रह गई। जो लास्ट मूवमेंट जो है, जब हमें अचीव करने के लिए मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। जो मैनिपुलेशन टेक्निक है वो एक स्किल थेरेपिस्ट होता है, जो अलग से ट्रेनिंग होती है, वही यूज करता है। तो ये है ज्यादातर हम फोर्थ ग्रेड, जो 4 ग्रेड है वो यूज करते हैं। पहले 2 ग्रेड जो होते हैं वो पेन को रिडक्शन करने के लिए, और बाकी के 2 ग्रेड्स हैं वो रेंज को बढ़ाने के लिए। तो मेटलैंड ने ये कॉन्सेप्ट इसलिए दिया कि जैसे जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो सबके गोल अलग अलग होते हैं, तो गोल ओरिएंटेड था ये, पेशेंट अप्रोच थी ये, कि पेशेंट को ध्यान पे रखते हुए कि पेशेंट का गोल क्या है, हमें क्या अचीव करना है, उस हिसाब से उसने इंडिविजुअलाइज पेशेंट के लिए अलग अलग ग्रेड्स यूज किए। कई पेशेंट आते हैं, जैसे कि कई इनिशियली पेशेंट आ गया हमारे पास फ्रोजन शोल्डर का, तो वो बोलेगा कि मेरे को पेन ज्यादा है, तो उसमें हम ग्रेड 1 to 2 यूज करेंगे। लेकिन कई पेशेंट हमें फ्रोजन स्टेज में आते हैं जिसकी स्टिफनेस ज्यादा बढ़ी हुई होती है, लेकिन पेन जो होता है वो डायरेक्ट हो गया होता है, कम हो गया होता है,
तो उस टाइम पे हम ग्रेड 3 to 4 यूज करते हैं उसकी रेंज ऑफ बढ़ाने के लिए। तो यही था इसका मेटलैंड का कॉन्सेप्ट। जो सेकंड है हमारा टेक्निक वो है कार्ल्टन बोन टेक्निक। कार्ल्टन बोन टेक्निक, कार्ल्टन बोन टेक्निक जो थी हमारी, ये सेम हमारी उसी की तरह थी लेकिन नॉन थर्स्ट थी। नॉन थर्स्ट सस्टेन जॉइंट प्ले टेक्निक। इसकी ग्रेडिंग उसने कैसे की, इसने सिर्फ 3 ग्रेड्स ही दिए। जो फर्स्ट ग्रेड था वो था लो एम्पलीट्यूड, सेम उसी की तरह लो एम्पलीट्यूड पे। मान के चलिए कि एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ये कोई बोट है जो कि रोप से बंधी हुई है, तो मान के चलिए ये ज्वाइंट था हमारा, जिसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल ऑसिलेटरी सेम मूवमेंट्स देंगे, लो एम्पलीट्यूड पे देंगे, लेकिन इस पे कोई भी स्ट्रेच जो होगा वो नहीं प्रेजेंट होगा। स्मॉल धीरे 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 अवेलेबल रेंज में हम मूवमेंट्स देंगे। सेकंड जो था हमारा लार्ज एम्पलीट्यूड था, इसमें क्या करते हैं, जो हमारी ये रोप थी वो हमारी लूजन फेज में थी ना, ढीली थी। अब इसमें क्या है, स्लैक जोन में आ जाती है। स्लैक जोन का मतलब क्या होता है कि उसको टिश्यू जो होता है ना उसकी सेंसिटिविटी चेक करता है। जो थेरेपिस्ट होता है वो टिश्यू की सेंसिटिविटी चेक करता है कि ज्वाइंट जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके रेंज को बढ़ाने के लिए यूज करने लगता है। तो वो पहले सेंसिटिविटी को चेक करता है कि पेन जो है वो डिडक्ट हो रहा है पेशेंट का कि नहीं हो रहा है, नहीं तो वो मूव कर जाएगा पीछे ही और इसी रेंज में रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे वो टिश्यू को हल्का खींचता है, ज्वाइंट को सेपरेट करता है, जस्ट सेपरेशन करता है ज्वाइंट की। जो लास्ट है उस ये है ग्रेड 3 जो है वो क्या है, इसमें जो रोप है उसमें स्ट्रेच आ जाएगा, मतलब ज्वाइंट को डिस्ट्रैक्ट करके जितना टिश्यू को स्ट्रेच कर सकता है ज्वाइंट को, क्यों, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्सेस लगी हुई थी ना, वहां पे एडिशंस ब्रेक थे, उसको स्ट्रेच करके देन ऑसिलेटरी मूवमेंट्स देता है। ऑसिलेटरी इसको हम क्या करते हैं, टिश्यू स्ट्रेच। सेम ये जो थे पेन को डिडक्ट करने के लिए था, ये ज्वाइंट को मेंटेन करने के लिए, ये मान के चलो पेशेंट का रेंज जो है वो ये लेके आया और पेशेंट का ये रेंज भी ना खत्म हो जाए, तो ये मेंटेन करने के लिए हम सेकंड स्टेज यूज करते हैं, सेकंड ग्रेड। थर्ड ग्रेड जो है टिश्यू स्ट्रेच इंक्रीज ऑफ रेंज ऑफ मोशन के लिए। ये था हमारा कार्ल्टन बोन की टेक्निक के ग्रेड्स। जो थर्ड टेक्निक है हमारी वो मूलेगन की टेक्निक है। तो मूलेगन का कॉन्सेप्ट क्या था उसके बारे में बात करते हैं। तो मूलेगन ने बोला था कि उसने वर्क जो किया था ना वो किया था नैग, स्नैग एंड मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन, 3 की टर्म्स हैं, उस पर वर्क किया था। इसका क्या मतलब है कि मूलेगन, नैग का मतलब था नेचुरल एपोफाइसिस ग्लाइड, नैग, स्नैग, स्नैग का मतलब बस ये था सस्टेन, और लास्ट था MDT, मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन, मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या था कि मूलेगन का कंसेप्ट कहने का इतना बस मतलब था कि बाकी चीजें जो कार्ल्टन बोन है वो भी ठीक है टेक्निक, जो मेटलैंड की टेक्निक है वो भी ठीक है, लेकिन पेशेंट को कोई भी पोजिशनल फॉल्ट हुआ है, कोई भी स्ट्रेन हुआ है या स्ट्रेन हुआ है या कुछ भी हुआ है पेशेंट को जिसके कारण पेशेंट को पेन आया है, तो वो पोजिशनल फॉल्ट को ठीक करने के लिए उसने ये टेक्निक यूज की। इसमें क्या किया, जैसे मान के चलिए कि पेशेंट को सर्वाइकल फ्लेक्शन में पेन आ रहा है, तो सर्वाइकल फ्लेक्शन की मूवमेंट करवाते हुए उसने क्या किया कि एक सस्टेन मतलब ग्लाइड को मेंटेन किया, ग्लाइड दिया, कोई भी ग्लाइड दिया, ट्रांसफर या एंटीरो पोस्टीरियर कोई भी ग्लाइड को मेंटेन किया। देन उसने पेशेंट को एक्टिव मूवमेंट्स करवाई। जब एक्टिव मूवमेंट्स करवाई तो उसने देखा कि जो पेन है वो एलिवेशन होना स्टार्ट हो गया। एलिवेट का मतलब क्या हुआ कि पेन एकदम से डिडक्ट होना स्टार्ट हुआ। तो इसके कारण इसने बोला कि जो भी पेशेंट को हम देंगे वो पैरेलल या परपेंडिकुलर ग्लाइड देंगे और पिल रिस्पॉन्स जो होगा वो मिलेगा। पिल का मतलब क्या था कि पेन फ्री रेंज मिलेगी हमें,
I का मतलब था इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा और L का मतलब था लॉन्ग लास्टिंग। कि जो भी हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो अगर डिजायर्ड मूवमेंट आ गई है हमारी तो पेन फ्री रेंज हो जाएगी हमारी, इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर पेन रिस्पॉन्स नहीं मिलता है कोई भी ग्लाइड देते हुए, एक्टिव मूवमेंट कराते हुए, तब हमें दोबारा से वो चेक करना पड़ेगा, वो गलत होगा, वो फॉल्ट होगा, वो चेक करना है हमने और दोबारा से इस रिस्पॉन्स को लेके आना है। तभी हम अपना मान के चलेंगे कि जो टेक्निक है हमारी वो सही है। फोर्थ टेक्निक थी वो है मैकेंजी की टेक्निक। मैकेंजी ने क्या बोला था, मैकेंजी इसका कंसेप्ट था कि कोई भी हमारे, इसने तीन क्लासिफिकेशन में इसने बोला कि कोई भी पोस्चरल प्रॉब्लम है या कोई डीअरेंजमेंट है या फिर कोई भी जॉइंट में डिसफंक्शन है, इसने तीन कैटेगरी पेशेंट की, तीनों कैटेगरी को अलग अलग डिवाइड किया। देन उसने देखा कि पेशेंट को अलग अलग टेक्निक्स दी। कौन कौन सी टेक्निक दी उस पर बात करते हैं। कि सबसे पहले पोस्चरल का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी पेशेंट है उसका स्टैटिक वर्क ज्यादा है, वो ज्यादातर सिटिंग में जॉब कर रहा है, ज्यादातर राइटिंग का काम है उसका, तो जब भी पेशेंट जो है स्टैटिक पोजीशन में है, वही मूवमेंट कर रहा है सेम रेपिटेशन में, तब उसको पेन आ रहा है। लेकिन जैसे वो डायनेमिक मूवमेंट करने लग जाता है, अपनी बाकी की एक्टिविटी करता है, तब उसको पेन चला जा रहा है, तो वो उसकी पोस्चरल प्रॉब्लम, पोस्चरल कैटेगरी में गई। देन उसकी डिसफंक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ज्वाइंट है वो इमोबिलाइज हो गया, एडहेशंस बन गए, कंप्रेसिव फोर्सेस ज्यादा लग गए, तो वो उसके डिसफंक्शन में चला गया। और जो डीअरेंजमेंट, ये इंटरमिटेंट पेन आ रहा है पेशेंट को, बहुत दिनों से आ रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, कभी कम हो रहा है, तो वो डीअरेंजमेंट में क्लासिफाई किया। बाकी के जो पेन है वो उसने अलग, हिप पेन, बैक पेन, वो अलग क्लासिफाई कर दिए। तो इन तीनों को उसने क्लासिफाई करते हुए कैसे ठीक किया, उसने दो टर्म दिए। उसने ज्यादातर क्या किया, बैक एंड नेक पेन पे वर्क किया। उसने क्या किया, सेंट्रलाइजेशन एंड पेरिफेरलाइजेशन, दो टर्म्स दिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या बोला उसने कि कोई भी बैक का पेन है वो अगर पेरिफ्री में जा रहा है, उसके पैरों तक रेडिएट कर रहा है, तो उसने बोला कि सेंट्रलाइज पेन है, जो कि हमारे बैक से होते हुए पैरों तक जा रहा है। पेरिफेरलाइजेशन का मतलब उसने क्या बोला कि पेरिफ्री से दोबारा सेंट्रलाइज करना, दोबारा से नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना। इसको मैं बताती हूँ, सेंटर से पेरिफ्री की तरफ, और सेंट्रलाइजेशन का मतलब पेरिफ्री टू सेंटर की तरफ। इसका मतलब ये था कि पेशेंट का कोई भी पेन अगर बैक से ओरिजिनेट हो रहा है तो उसे दोबारा बैक पर ले जाके खत्म कर देना, यही उसका मेन कॉन्सेप्ट था कि हमें पेन को सेंट्रलाइज कर देना है। जो भी पेशेंट का जो पेन है वो पेरिफेरलाइज्ड है। मान के चलिए अगर नेक पेन है और पेशेंट का नेक पेन जो है वो रेडिएट होकर उसके आर्म में आ रहा है, तो पेरिफ्री टू सेंटर में ले जाके खत्म करने को कंसेप्ट को उसने सेंट्रलाइजेशन का नाम दिया, यही उसका मेन कंसेप्ट था। उसने रिपीटेटिव मूवमेंट करवाई। मान के चलिए कि पेशेंट को जो हमारा बैक पेन है तो उसको फ्लेक्शन में, फॉरवर्ड फ्लेक्शन करने में पेन आ रहा था, तो उसी को एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक्सरसाइज दी। देन पेशेंट को 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, वो एक्सरसाइज करने को बोला। देन नेक्स्ट डे इवेलुएट किया तो देखा पेशेंट का पेन जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस कर गया। इसी कॉन्सेप्ट को मैकेंजी की टेक्निक कहते हैं। अब ये चारों टेक्निक के बारे में हमें एक एक करके क्लियर हो गया कि मेटलैंड ने कुछ ग्रेड्स दिए थे, कार्ल्टन वॉन ने अपने ग्रेड्स दिए थे, मूलेगन के अपना ही एक कॉन्सेप्ट था और मैकेंजी का अपना था। लेकिन मेटलैंड वाला जो है हमारे फिजिकल थेरेपी में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हम कुछ की टर्म्स जान लेते हैं जो कि हमारे मोबिलाइजेशन टेक्निक में बहुत ही यूज होते हैं। दो हमारे इंपॉर्टेंट की टर्म्स है, ओस्टियोकाइनेमेटिक एंड आर्थोकाइनेमेटिक। ओस्टियो मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स कह लीजिए या फिर ओस्टियोकाइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से पता लग गया हो कि हम ज्वाइंट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ओस्टियो मतलब बोन। अब फिजियोलॉजिकल मूवमेंट ये सेम ही है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है जो हमें
दिखता हो, ऑब्जर्व हो। क्या हमें दिख रहा है, कौन कौन सी मूवमेंट दिख रही है। मान के चलिए हम शोल्डर की फ्लेक्शन करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, एबडक्शन करते हैं या एडक्शन करते हैं, ये मूवमेंट्स हमें दिखती हैं, उसी को हम फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स कहते हैं या फिर हम ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम कि ये हमारे कंट्रोल में है, हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में है, अगर करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगे। वैसे ही अब जो दूसरा टर्म था हमारा ऑर्थोकाइनेमेटिक्स या फिर असेसरी मूवमेंट्स। जो एसेसरी मूवमेंट्स हैं हमारी, वो क्या होती हैं, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट के साथ साथ होती हैं। मतलब कि ये मैंने बोला था कि वॉलेंटरीली है, हमारे कंट्रोल में है, पर ये जो होती है ना, ये इनवॉलेंटरीली होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में रोलिंग, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, स्पिनिंग, कंप्रेशन एंड डिस्ट्रैक्शन या ट्रैक्शन कह लीजिए। ये 4-5 मूवमेंट्स जो है ये एक्सेसरी मूवमेंट्स में काउंट होती हैं। इससे क्या होता है कि हमारे ये हेल्प करती है फिजियोलॉजिकल मूवमेंट में, लेकिन ये इनवॉलेंटरली होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जो थेरेपिस्ट है वो मोबिलाइजेशन के दौरान इन्हीं मूवमेंट्स को जॉइंट पे प्ले करता है, जिससे हमारी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है या इसमें रिस्ट्रिक्शन आई है वो कम हो जाती है। होपफुली ये क्लियर होगा आपको। दो थर्ड है हमारा, वो है हमारा की टर्म कनकेव कन्वेक्स रूल। जो सारे जॉइंट है हमारे मोस्ट ऑफ दी इसी रूल को फॉलो करते हैं। मतलब क्या है इसका कि जैसे ये हमारा कनकेव पढ़ा होगा ना आपने पहले कि जो इनवर्ड राउंडेड शेप में होता है, और कन्वेक्स का मतलब जो आउटवर्ड राउंडेड शेप में होता है। समझ आया, कनकेव कन्वेक्स। अब इस रूल को हम कैसे समझेंगे उसके बारे में बात करते हैं। मान के चलिए डिफरेंट कलर से समझाती हूँ मैं। जैसे ये हमारा शोल्डर जॉइंट का हेड हो गया और ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी हो गई। ये हमारा जो है, मैंने ये मूवमेंट बनाई थी ना ये वाली, तो ये क्या हो गया हमारा कनकेव सरफेस हो गया। आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है हमारा एक कनकेव हो गया और दूसरा जो है हमारा वो कन्वेक्स हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि इस रूल का मतलब क्या हुआ कि जब भी कन्वेक्स सरफेस मतलब राउंडेड वाला जब भी घूमेगा ना, मान के चलिए ये वाला जब भी मूवमेंट करेगा ऊपर की तरफ, मान के चलिए ऊपर नीचे की तरफ अगर हम ग्लाइड दे रहे हैं तो जो बोन है हमारी, मान के चलिए इसकी डायरेक्शन हम नीचे की तरफ इंफीरियर ग्लाइड दिया, मतलब तो ऊपर एबडक्शन फील होगा, एबडक्शन पेशेंट का वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो कनकेव सरफेस है उसमें क्या है, अगर इसको हम मूवमेंट देते हैं ऊपर की तरफ तो ये नीचे की तरफ ना जाते हुए ऊपर ही आएगा, सेम डायरेक्शन में ही मूवमेंट करेगा। इसकी एग्जांपल हम लेके बताती हूँ मैं। जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट है, इसमें कनकेव कन्वेक्स सरफेस है हमारा जो ह्यूमरस है वो हमारा कन्वेक्स सरफेस है, और जो हमारा ग्लिनोइड कैविटी जो है हमारे ऊपर से वो हमारी कनकेव में है। तो जब भी पेशेंट को इंफीरियर ग्लाइड ऊपर की तरफ से ग्लाइड देते हैं तो पेशेंट की एबडक्शन रेंज मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। जब भी हमारा कन्वेक्स सरफेस जो है कनकेव पे मूव करता है तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट आती है। यही है कनकेव कन्वेक्स रूल। लेकिन कनकेव कन्वेक्स रूल का मतलब क्या है कि जब भी कनकेव सरफेस कन्वेक्स सरफेस पे मूव करेगा तो सेम ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी। तो जैसे कि हमारा टेलोक्रूरल जॉइंट के बारे में बात करते हैं, हमारा एंकल जॉइंट, तो जो हमारा टीबिया है और फिबुला और मिला के नीचे जो टेलिस बोन है, ये जो एक मोटिस फॉर्मेशन करते हैं ना, तो वो जो जॉइंट होता है हमारा वो कनकेव कन्वेक्स सरफेस होता है। उसमें क्या होता है कि अगर हम ग्लाइड देते हैं तो कनकेव सरफेस जो है ना वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो मोस्ट ऑफ दी हमारे सारे जॉइंट इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो जब भी हमें ग्लाइड देनी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सी ग्लाइड देनी है,
हमें कौन सी डायरेक्शन चाहिए पेशेंट की, कौन सा हमें मूवमेंट इंक्रीज करना है पेशेंट का, और वो जो हमारे जॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए कि वो कनकेव कन्वेक्स सरफेस जो है वो कौन सा है, वो हमें पता होगा, तभी हम मोबिलाइजेशन जॉइंट की दे पाएंगे पेशेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मोबिलाइजेशन के बारे में। क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा हमें मोबिलाइजेशन देते हुए। सबसे पहले जैसे हमने बात की कि हमें ग्लाइड जो होगा वो देखना पड़ेगा कि कौन सी ग्लाइड किस मूवमेंट को लाने के लिए हमें यूज करनी है, कौन सी डायरेक्शन हमें यूज करनी है। पेशेंट को बताना है कि हम आपके ऊपर ये वाली मूवमेंट अप्लाई करने जा रहे हैं, हमें ये देखना है कि हमें पेन रिडक्ट करना है या रेंज बढ़ानी है, उस हिसाब से हम ग्रेड को चूज करते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। लास्ट है हमारा वो है इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या फायदे हैं या क्या इंडिकेशन है, किस किस कंडीशन में हम देंगे। तो सबसे पहले पेन को डिडक्ट करने के लिए या कम करने के लिए, दूसरा जो है हमारा रेंज को बढ़ाने के लिए, या तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। एडहेशंस को ब्रेक करने के लिए हम मोबिलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। जो भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है उसको हमें अचीव करने के लिए मोबिलाइजेशन टेक्निक जो है वो यूज की जाती है। यही इसके कुछ इंडिकेशंस हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है उसको हम नहीं देंगे, कोई मैलिग्नेंसी का केस है, कोई नियोप्लाज्म का केस है, कोई फ्रैक्चर का केस है, कोई हाइपोमोबिलिटी है, हाइपर मोबिलिटी है सॉरी, हाइपोमोबिलिटी में तो हम देंगे कि जो हमारे ज्वाइंट के रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हाइपर मोबिलिटी कोई ज्वाइंट बहुत ही ज्यादा हाइपर मोबाइल है, उस ज्वाइंट में हम मोबिलाइजेशन स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं। सिवियर पेन है पेशेंट को तब भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कोई इरिटेबल पेशेंट है उसको भी, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है पेशेंट को वो भी, इन सारे पेशेंट्स में, इन सारी कंडीशंस में हम जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है हमारा मोबिलाइजेशन टेक्निक। अब जो है डिफरेंस मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ आपको। जो हमारा मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जो मोबिलाइजेशन है वो पेशेंट के कंट्रोल में होता है, जो मैनिपुलेशन टेक्निक होती है वो सडन होती है, जो कि पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती है। जब तक पेशेंट ध्यान देगा समझेगा तब तक मूवमेंट हो चुकी होती है। वो लास्ट रेंज को अचीव करने के लिए हाई वेलोसिटी थर्स्ट होता है हमारा मैनिपुलेशन, और मोबिलाइजेशन जो होता है हमारे पेन को डिडक्ट करने के लिए और हमारी रेंज को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। तो आगे हम जानेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज मोबिलाइजेशन हम करवाएं जिससे पेशेंट की रेंज हो वो अचीव हो जाएगी। तो डिफरेंट ज्वाइंट की मोबिलाइजेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।